नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। साथियों, कॉमन सिविल कोड का विरोध तो कई लोग कर रहे हैं और ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो कॉमन सिविल कोड की एबीसीडी नहीं जानते। इसलिए उनसे तो नहीं, लेकिन जो कॉमन सिविल कोड के बारे में जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, विदेशों से लॉ की पढ़ाई करके आए हैं, ऐसे ओवैसी साहब को मैं कॉमन सिविल कोड पे खुली बहस की चुनौती देता हूं। मैं ओवैसी साहब से कहता हूं, आप दिन बताएं, समय बताएं, स्थान बताएं। दिल्ली में आपका आवास है, सरकारी आवास, आप वहां बहस करना चाहते हैं, मैं वहां आ जाता हूं। किसी चैनल पे बहस करना चाहते हैं, मैं चैनल पे आ जाता हूं। हैदराबाद में बहस करना चाहते हैं, मैं हैदराबाद में आ जाता हूं। लेकिन एक बार कॉमन सिविल कोड के ऊपर आपसे मैं बहस करना चाहता हूं। बाकी लोगों से तो नहीं करना चाहता, क्योंकि बाकी लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता। लेकिन आप समझदार हैं, आपने वकालत पढ़ा हुआ है, आप संविधान सभा में क्या बहस हुई है उसके बारे में भी जानते हैं। इसके बावजूद आप गुमराह कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बहस करना चाहता हूं। आप पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं, अपनी एमआईएम के अध्यक्ष भी हैं, एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसलिए मैं आपसे बहस करना चाहता हूं, जिससे कि बाकी लोगों का डाउट अपने आप खत्म हो जाए। और आप जो विरोधी लॉबी है, कॉमन सिविल कोड की विरोधी लॉबी, उसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आप ही हैं। तो अगर एक बार आपसे 1-to-1 बहस हो जाएगी तो मुझे लगता है बाकी लोगों को भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं कि कॉमन सिविल कोड का फायदा हिंदू कुछ नहीं है। ओवैसी साहब, ये आप जानते हैं कि कॉमन सिविल कोड का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आने से शादी विवाह की उम्र समान होगी, तो उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा जिनकी शादी की उम्र 9 साल है। हिंदू बेटियों को कोई फायदा नहीं, उनकी शादी की उम्र 18 साल है, लड़के के 21 साल है। कॉमन सिविल कोड आएगा तो शादी विवाह की उम्र सभी लड़के लड़की के समान हो जाएगी। तो हिंदुओं को तो केवल इतना फायदा है कि उनके 18 साल से 21 साल हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। लेकिन मुस्लिम्स को ज्यादा फायदा होगा जिनकी शादी की उम्र 9 साल है, वो भी प्राइमरी स्कूलिंग भी नहीं कर पाती है। जब उनकी शादी की उम्र 21 साल होगी तो मुस्लिम बेटियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो भी कॉलेज में जाएंगी, बाहर की देश दुनिया को समझेंगी, देश दुनिया को देखेंगी, एक स्वतंत्र जीवन जीने लायक बन जाएंगी। फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड का? कॉमन सिविल कोड आएगा तो मौखिक तलाक बंद हो जाएगा। तो हिंदुओं में तो मौखिक तलाक है नहीं, इसलिए कॉमन सिविल कोड का फायदा हिंदुओं को तो कुछ नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड का फायदा मुस्लिम बेटियों का होगा, जो आज भी ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद भी तलाक हसन चल रहा है। वो भी वन साइडेड है, यूनिलेटरल है, कोर्ट के बाहर होता है, व्हाट्सएप से होता है, एसएमएस से होता है, टेलीग्राम से होता है, ईमेल से होता है, बाई पोस्ट होता है, रजिस्ट्री से होता है, सिंपल अंतर्देशीय चिट्ठी से भी होता है। तो जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो एक तरफा तलाक बंद होगा, तो इसका फायदा हिंदू कहां होगा? इसका फायदा तो मुस्लिम बेटियों का होगा। फिर भी आप इसका विरोध कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी तलाक का जो आधार होगा वो सबके लिए होगा। अगर सौहर बाजपन के आधार पे बीबी को तलाक दे सकता है, तो बीबी भी नपुंसकता के आधार पे तलाक देगी। जो भी ग्राउंड होगा वो सबके लिए होगा, हिंदू के लिए भी होगा, मुस्लिम के लिए होगा, पारसी के लिए होगा, ईसाई के लिए होगा। वैसे भी पारसी ईसाई तो इसका विरोध कर ही नहीं रहे, विरोध तो केवल आप लोग करते हैं। इसलिए मैं आपको चुनौती दे रहा हूं और आपसे आग्रह भी कर रहा हूं बहस करने के लिए। तो जब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स समान हो जाएगा तो उसका फायदा हिंदुओं को कहां मिलेगा? हिंदुओं में पहले ही ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स जेंडर न्यूट्रल है। जब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स जेंडर न्यूट्रल होगा तो उसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। जो उनको एक तरफा तलाक होता है वो बंद होगा, जो मनमाने तरीके से तलाक होता है वो बंद होगा, जो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, फोन पे, चिट्ठी पे ये जो तलाक होता है बंद होगा। ये तो आप जानते हैं, फिर भी आप गुमराह कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा, सबको गुजारा भत्ता मिलेगा। तो गुजारा भत्ता हिंदुओं को तो पहले ही मिलता है, पारसी को भी मिलता है, ईसाई को भी मिलता है। अगर नहीं मिलता है वो मुस्लिम बेटियों को नहीं मिलता है। तो जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो जैसे हिंदू बेटियों को गुजारा भत्ता मिलता है तलाक के बाद, वैसे मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। फिर आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? फिर आप क्यों गुमराह कर रहे हैं हमारे मुस्लिम बेटियों को, भाइयों को भी?
अरे भाई, जब किसी बेटी का तलाक होता है उसका कोई भाई होता है, उसका भी कोई पिता होता है। आपकी बेटियां नहीं है, आपके केवल बेटे हैं, इसलिए आप क्या जानो बेटियों का दर्द। लेकिन जरा उस पिता से पूछे ना जिसकी बेटियों का तलाक हो जाता है, चिट्ठी पे, फोन पे, एसएमएस पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कभी उन आपने फादर से आपकी मुलाकात ही नहीं हुई होगी। ऐसी बेटियों के परिवार से मिलिए ना, उनके भाइयों से मिलिए, उनके पिता से मिलिए, फिर आपको समझ में आएगा कि तलाक जो एक तरफा होता है उसका दर्द क्या होता है। फिर आपको समझ में आएगा हलाला कितनी घटिया चीज है जो आप इसका समर्थन करते हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा तो विरासत का अधिकार सबको मिलेगा, बेटा होगा या बेटी सबको मिलेगा। तो हिंदुओं में तो पहले से ही है, बेटा हो या बेटी सबको बराबर अधिकार है, बेटा बहू को बराबर अधिकार, बेटी दामाद को बराबर अधिकार, पहले से ही है। तो कॉमन सिविल कोड आए से ये अधिकार जब मुस्लिम बेटियों को होगा तो ये तो उन्हीं का फायदा हुआ ना, हिंदुओं का फायदा हुआ इसमें। और फिर भी आप विरोध कर रहे हैं, फिर भी आप गुमराह कर रहे हैं हमारे मुस्लिम समाज को। आपको मुस्लिम बेटियों से इतनी नफरत क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं चाहते कि मुस्लिम बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें। उनके मन में जो भय रहता है एक तरफा तलाक का, उनके मन में जो डर बना रहता है कि अरे कुछ भी गलती होगी तलाक हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, हलाला हो जाएगा, इससे तो उन्हीं को फायदा होगा ना। कॉमन सिविल कोड आएगा, वसीयत का अधिकार सबको मिलेगा। तो वसीयत का अधिकार हिंदुओं को तो है, पारसी को तो है, क्रिश्चियंस को है, मुस्लिम्स को नहीं है, तो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। हिंदू बेटियों को भी गोद लेने का अधिकार है, हिंदू बेटों को भी गोद लेने का अधिकार है। अगर ये गोद लेने का अधिकार नहीं है तो मुस्लिम बेटियों को है, वो बेचारी गोद नहीं ले सकती। अब अगर गोद नहीं ले सकती है तो परिवार को बढ़ाने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए उनकी सौतन आ जाती है। आप खुद बताइए, कौन ऐसी बेटी है जो चाहेगी उसके घर में कोई सौतन आए? एक सौतन आए, दो सौतन आए, मान लो बच्चा नहीं हुआ, दूसरी सौतन भी आ गई, और जो कमी थी वो शौहर में थी, फिर तो तीसरी सौतन आएगी तब भी बच्चा नहीं होगा, चौथी सौतन आएगी तब भी बच्चा नहीं होगा। बच्चा तो होगा ही नहीं अगर कमी हस्बैंड में है तो। इसी तरीके से जहां बेटा और बेटी को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं है तो लोग बेटे के लिए भी दूसरी शादी कर रहे हैं। पता चला 5 बेटियां होती हैं फिर भी दूसरा निकाह कर लेते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं कि बेटा होगा कि बेटी, ये महिला पे नहीं पुरुष पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए 5 बेटियां हुई, फिर भी बेटे के लिए उन्होंने एक दूसरा निकाह किया, तो फिर 5 बेटियां होंगी, बेटा तो होगा ही नहीं, क्योंकि बेटा होगा कि बेटी है तो पति पे, हस्बैंड पे डिपेंड करता है। हस्बैंड तो वही है। बीबी एक और आ गई, तीसरी बीबी आई, पता चला 5 बेटी और हो जाएगी, चौथी बीबी आई, 5 बेटी और हो जाएगी, ऐसे 20 बेटियां हो जाएगी। बेटा होगा ही नहीं, क्योंकि बेटा होगा कि बेटी है तो शौहर पे डिपेंड करता है, बीबी पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर ये गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, इससे तो मुस्लिम बेटियों का ही फायदा है ना, इससे तो मुस्लिम बेटियों को फायदा है। लेकिन आप ये चीज समझते नहीं है, और समझते हैं तो बोलते नहीं है। वैसे बेटियों का दर्द आप जानते नहीं है, क्योंकि आपके परिवार में बेटियां नहीं है, आपके खुद बेटियां नहीं, आपके बेटे हैं, तो आप क्या जानो कि बेटियों का दर्द क्या होता है। लेकिन कम से कम आप मिलिए, जरा उन परिवारों से मिलिए जिनकी बेटियों को तलाक हुआ है, उन परिवारों से मिलिए जिनकी बेटियों का हलाला हुआ है, उन बहन बेटियों से मिलिए जिन्हें तलाक मिला है, जिनके साथ हलाला हुआ है। फिर आपको दर्द समझ में आएगा कि कॉमन सिविल कोड कितना जरूरी है, और मुस्लिम बेटियों के लिए कितना जरूरी है। हिंदू बेटियों को कॉमन सिविल कोड आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर अधिकार मिल चुका है। कॉमन सिविल कोड आएगा, उनको भी अपना लालन पालन का अधिकार मिलेगा बच्चे के। कॉमन सिविल कोड आएगा, उनको वसीयत का इक्वल राइट मिल जाएगा, विरासत का इक्वल राइट हो जाएगा, प्रॉपर्टी का इक्वल राइट हो जाएगा। मुस्लिम बेटियों की शादी विवाह की उम्र 21 साल हो जाएगी, अभी 9 साल है, उनको भी एक तरफा उनका तलाक बंद होगा, गुजारा भत्ता उनको मिलेगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स यूनिफॉर्म हो जाएगा। वो सारे ग्राउंड्स जिस आधार पे हिंदू बेटियों को तलाक होता है उसी आधार पे मुस्लिम बेटियों का भी होगा। तो अल्टीमेटली कॉमन सिविल कोड तो पूरी तरीके से मुस्लिम बेटियों के हक में है, हिंदू बेटियों को इसमें कुछ मिलना ही नहीं इसमें तो। लेकिन आप गुमराह कर रहे हैं अपनी राजनीति के चक्कर में, अपने केवल और केवल सत्ता सुख के चक्कर में। आप इतने बड़े समुदाय को, जो भारत की इतनी बड़ी आबादी है, भाई अगर 20 करोड़ मुस्लिम्स हैं तो 10 करोड़ बहन बेटियां हैं, तो आप तो 10 करोड़ बहन बेटियों का हक छीन रहे हैं। और जहां तक कि आप जो दलील देते हैं ना, झूठी दलील कि आर्टिकल 25 में हमको राइट टू रिलीजन मिला हुआ है, ये तो आपने भी पढ़ा होगा। राइट टू रिलीजन प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। ओएसीजी ये आपने किताब में पढ़ा होगा जब ला करते समय, कि राइट टू रिलीजन प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं।
राइट टू रिलीजन रीति को प्रोटेक्ट करता है, कुरीति को नहीं। राइट टू रिलीजन धर्म को प्रोटेक्ट करता है, अधर्म को नहीं। और जो नियम कानून बेटे और बेटी में भेदभाव करे, महिला और पुरुष में भेदभाव करे, वो रीति नहीं कुरीति है, वो प्रथा नहीं कुप्रथा है, वो धर्म नहीं अधर्म है। और हमारा संविधान अधर्म को प्रोटेक्ट नहीं करता, कुरीति को प्रोटेक्ट नहीं करता, कुप्रथा को प्रोटेक्ट नहीं करता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का संविधान भारतीय संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए है, अरब की संस्कृति को नहीं। भारत का संविधान भारतीय वेशभूषा, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको प्रमोट करता है, इसको प्रोपोगेट करता है। अरब के ज्ञान, अरब के विज्ञान, अरब की लीला, अरब के खान पान, अरब की वेशभूषा, अरब के रीति रिवाज को नहीं। आप राइट टू रिलीजन जो मांग रहे हैं, ये तो आप अरब का राइट टू रिलीजन मांग रहे हैं और ये भारत के संविधान के अंतर्गत मांग रहे हैं। तो अरब का राइट, जो अरब में धार्मिक प्रथा है, अरब में जो रीति रिवाज है, उसका भारत का संविधान उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। आप अपने दिमाग में इसको रख लीजिए। ये शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, भारत का संविधान इस रक्षा को प्रोटेक्ट करता है जो हाथ में मैंने रक्षा बांधा हुआ। क्यों? क्योंकि ये भारतीय परंपरा है। मंगलसूत्र को प्रोटेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि भारतीय परंपरा है। तिलक को प्रोटेक्ट करता है, भारतीय परंपरा है। जनेऊ को प्रोटेक्ट करता है, भारतीय परंपरा है। चूड़ी को प्रोटेक्ट करता है, भारतीय परंपरा है। लेकिन बुर्का, हिजाब, नकाब को प्रोटेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अरब की परंपरा है। इतनी छोटी सी बात अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूं। भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है, भारत का संविधान भारतीय परंपरा के लिए बना है, भारत का संविधान भारतीय वेशभूषा को प्रोटेक्ट करता है, भारत का संविधान भारतीय रीति रिवाज को प्रोटेक्ट करता है। भारत का संविधान खाड़ी देशों के रीति रिवाज को प्रोटेक्ट नहीं करता। नहीं है तो एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। और नहीं इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कहां चर्चा करना है। दिल्ली में चर्चा करना है आपके घर पे, हैदराबाद में चर्चा करना है आपके घर पे, या किसी टीवी चैनल के ऊपर चर्चा करना है? जहां चर्चा करना है, दिन तारीख आप तय करिए, स्थान आप तय करिए। मैं आ रहा हूं आपके साथ बहस करने के लिए। आशा करता हूं कि आप बहस की चुनौती से भागेंगे नहीं, आप कॉमन सिविल कोड के ऊपर बहस करेंगे। मैं आपसे बहस करना चाहता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपने बहुत ज्यादा गुमराह कर रखा है और लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपने लॉ किया हुआ है, आप विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं, इसलिए लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। और आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आप उनके भरोसे को धोखा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा आप धोखा मुस्लिम बेटियों को दे रहे हैं, मुस्लिम परिवार को दे रहे हैं, मुस्लिम समाज को दे रहे हैं, जिसको आप भारतीय बनने नहीं दे रहे। आप उसको एक अलग आइडेंटिटी दे रहे हैं, उसको अरब की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अरब से आपको कितना चंदा मिलता है, मुझे नहीं पता आपकी पार्टी को अरब के लोग कितना चंदा दे रहे हैं, अरब से कितना पैसा आ रहा है। मुझे नहीं पता कि FCRA के जरिए आपको फंडिंग हो रही है या हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है। मुझे ये नहीं पता आपके पास कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, कितने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन आप गुमराह कर रहे हैं। आप मुस्लिम भाइयों और बहनों को भारतीय जड़ से दूर कर रहे हैं, भारतीय परंपरा से दूर कर रहे हैं। उनको भारतीय बनने की बजाय आप मुसलमान बना रहे हैं। इसलिए मैं एक बार आपसे खुली चर्चा करना चाहता हूं। आशा करता हूं आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भारत में लोकतंत्र है, खुली चर्चा होनी चाहिए। आपने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, आप बहस नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आपसे खुली चर्चा करना चाहता हूं। दिन, तारीख, समय आप तय करिए, स्थान आप तय करिए। मैं हर समय सारे काम छोड़ के आपसे बहस करने के लिए आऊंगा। जिस पे बहस करना हो, कॉमन सिविल कोड पे बहस करना, कॉमन सिविल कोड पे बहस करिए। यूनिफॉर्म एजुकेशन पे बहस करना, यूनिफॉर्म एजुकेशन पे बहस करिए। पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहस करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहस करिए। क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल का फायदा भी हिंदू मुस्लिम बेटियों को ही होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन का फायदा ही मुस्लिम समाज को होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा ही मुस्लिम समाज का होगा। लेकिन आप केवल और केवल भगवान जाने किसके कहने पे या क्या आपका एजेंडा है, सत्ता आपका एजेंडा, ये बात मुझे समझ में आती है। लेकिन आप क्यों, सत्ता पाने के और तरीके होते हैं। मुसलमानों को पिछड़ा बना के, उनको बहला के, उनको फुसला के, उनको मेन स्ट्रीम से दूर करके सत्ता प्राप्त करना, आपको सत्ता मिल जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिए, एक दिन यहाँ से सबको जाना है, आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, सबको भी जाना है। आप चले तो जाओगे, लेकिन आपने कभी सोचा कि आप अपनी सत्ता के नशे में, अपनी सत्ता की चाहत में आप कितने बहन बेटियों का नुकसान कर रहे हैं, कितने परिवारों को आप पिछड़ा बना रहे हैं।
आशा करता हूं आप मेरी बहस की चुनौती स्वीकार करेंगे और मुझे दिन और तारीख जरूर बताएंगे।